A very good morning to all the participants of this joint course being done by DTRTI Delhi and Lucknow for the benefit of those participants who are going to take the ITO departmental exam. And we are beginning with Rule 3, Valuation of Perquisites. Rule 3 starts with saying that we have to value the perquisites. Perquisites जिनको कि 17(2) में सेक्शन 17 और सबसेक्शन 2 में डिफाइन किया गया था. And it says that for the purpose of computing the income chargeable under the head salaries, salaries head में जो इनकम चार्ज होती है उसको कंप्यूट करने के पर्पस से the value of perquisites provided by the employer, जो भी perquisites employer प्रोवाइड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो सीधे या घुमा के, to the assessee and hereinafter referred to as employee, यानी वो जो assessee है जिसको हम employee कहने जा रहे हैं इसके बाद से, क्योंकि जो टैक्स होता है उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बहुत जरूरी है. जो सैलरी हेड में जो टैक्स होता है, जो भी इनकम, और टू एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या जो परक्विजिट्स किसी भी उसके हाउस होल्ड के मेंबर को प्रोवाइड किए जाते हैं. अब हाउस होल्ड यहाँ पे काफी बड़ा टर्म है. हाउस होल्ड का मतलब घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, और जो फैमिली मेंबर्स भी अगर घर में नहीं भी रह रहे हैं. हालांकि हाउस होल्ड वर्ड की डेफिनेशन अलग से नहीं दी गई है, लेकिन ये जहां लिखा है कि मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, इसको थोड़ा वाइडर मीनिंग लिया जाएगा जहां पर कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. By reason of his employment shall be determined in accordance with the following sub rules. क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट है, उस एम्प्लॉई का एम्प्लॉयमेंट उस एम्प्लॉयर के साथ है, इसलिए उस मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को कोई परक्विजिट दिया जा रहा है या तो एसएससी को दिया जा रहा है, उसकी वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू टैक्स होती है. नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन. फॉलोइंग सब रूल्स, निम्नलिखित सब रूल्स के अनुसार इसको तय होना है. द वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, जो रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की थी उसकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर के दौरान, विल बी डिटरमिन्ड, यानी शैल बी डिटरमिन्ड, यानी तय की जाएगी ऑन द बेसिस प्रोवाइडेड इन द टेबल बिलो. जो टेबल में आधार है उस आधार पे तय की जाएगी. नाउ व्हेन द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पर भी ये अकोमोडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, सबसे पहली बात, या कोई स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और ऐसे एम्प्लॉयज के लिए कर रही है जो कि या तो कोई ऑफिस या पोस्ट होल्ड कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स के मामले में. अफेयर्स ऑफ द यूनियन मीन्स अफेयर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज यूनियन वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया था बिकॉज वी आर अ फेडरेशन. हम मिला जुला स्वरूप है कई स्टेट्स का, कई राज्यों का और यूनियन टेरिटरीज का, इसलिए यूनियन शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया, जैसा कि संविधान में भी प्रयोग किया गया है. तो अकोमोडेशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन अगर अकोमोडेशन अनफर्निश्ड है, तो जो भी लाइसेंस फी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट तय करती है उस अकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में, उन रूल्स के तहत या उन रूल्स के अनुसार जो कि
ऐसी गवर्नमेंट फ्रेम करती है as reduced by the rent actually paid by the employee. लाइसेंस फी में से रेंट पेड बाय एम्प्लॉय को माइनस करना है, क्योंकि वो रेंट उसने खुद ही दिया। जो रेंट वो खुद दे रहा है वो उसके लिए परक्विजिट नहीं है, लेकिन जो सरकार उसको दे रही है वो उसके लिए परक्विजिट है। और यदि अकोमोडेशन फर्निश्ड है तो द वैल्यू ऑफ परक्विजिट एज डिटरमिन्ड अंडर कॉलम 3 एंड एज इंक्रीज बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। जो भी फर्नीचर है, और फर्नीचर में सारी चीज़ें, रेडियो, टीवी, फ्रिज, जो भी घर के अप्लायंसेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो या नॉन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, एयर कंडीशनिंग प्लांट इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा जो भी फर्नीचर है उसको, उसकी जो कॉस्ट है उसमें 10% की वृद्धि करके। और अगर ये उसकी वृद्धि क्यों की जा रही है, क्योंकि जो भी कॉस्ट है वो द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, जो परक्विजिट की वैल्यू 3 नंबर कॉलम में डिटरमिन की गई है, उसमें 10% की वृद्धि करके इंक्रीज बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर। तो फर्नीचर की जो कॉस्ट है उसमें 10% की वृद्धि की जा रही है, जहां पर सरकार वो फर्नीचर अपना दे रही है। और इफ सच फर्नीचर इज हायर्ड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, या अगर ऐसा फर्नीचर किसी थर्ड पार्टी से लिया जा रहा है हायर करके, तो जो भी एक्चुअल हायर चार्जेस हैं जो पेएबल हैं उसके लिए, और उसमें से जो एम्प्लॉय खुद दे रहा है हायर चार्जेस, उसको माइनस करते हुए वो राशि ली जाएगी। और उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि जहां अकोमोडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती, कोई भी और दूसरा एम्प्लॉयर इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ 2 सिचुएशन आती है। अगर वो दूसरा एम्प्लॉयर कर रहा है तो या तो उसकी अपनी ओनरशिप वाली चीज़ है अकोमोडेशन, या उसकी अपनी ओनरशिप में नहीं है। अगर उस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर या नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट या नॉन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर जो है, अगर उसके खुद की ओनरशिप में है अकोमोडेशन, तो 15% ऑफ सैलरी ऐसी सिटीज़ में जहाँ पर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है 2001 के सेंसस से, तो वहाँ पर जो सैलरी का 15% दिया जाएगा, जहाँ पर अकोमोडेशन अनफर्निश्ड है। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और 25 लाख से ज़्यादा नहीं है, यानी 25 लाख तक है, तो 10% सैलरी का लिया जाएगा एज द परक्विजिट वैल्यू। और किसी और केस में 7.5% ऑफ सैलरी इन अदर एरियाज, जो दूसरे एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से या 10 लाख या उससे कम है, in respect of the period during which the said accommodation was occupied by the employee during the previous year, as reduced by the rent, जो कि एक्चुअली पे किया गया एम्प्लॉय के द्वारा। 7.5% लेके जो रेंट एक्चुअली एम्प्लॉय ने दिया वो माइनस कर रहे हैं। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो उसने ऑलरेडी दे दिया, तो उसके लिए वो परक्विजिट नहीं है उस हद तक का। और अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन है, ऐसे केस में जहाँ पर नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, नॉन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, तो द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट एज डिटरमिन्ड अंडर कॉलम 3, जो भी यहाँ पे कॉलम 3 में डिटरमिन किया जा रहा है, एंड इंक्रीज बाय 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, और उसमें कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर का 10% जोड़ना होगा। यानी परक्विजिट की वैल्यू का 10% नहीं जोड़ना है, यहाँ फर्नीचर की कॉस्ट जो भी है उसका 10% उसमें
जोड़ना है। और या फिर अगर वो फर्नीचर बाहर से हायर किया जाता है थर्ड पार्टी से, तो फिर जो एक्चुअल हायर चार्जेस हैं वो हो जाएगा परक्विजिट वैल्यू, जिसमें से कि जो एम्प्लॉय खुद दे रहा है अगर हायर चार्जेस, वो माइनस कर दिया जाएगा। और जहां पर अकोमोडेशन लीज पे लिया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, अदर एम्प्लॉयर के द्वारा, यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है और उसने लीज पे ली है अकोमोडेशन, तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पे किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, या 15% ऑफ सैलरी, जो भी इनमें से राशि कम हो, और उसमें से वो रेंट माइनस करना है जो कि एम्प्लॉय ने खुद दे दिया। लीज रेंटल और 15% ऑफ सैलरी, यानी अप टू 15% ऑफ सैलरी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ सैलरी, जो भी उसमें से कम है, क्या लीज रेंटल अगर कम है तो वो जो लीज रेंटल अमाउंट, और अगर 15% ऑफ सैलरी कम है तो 15% ऑफ सैलरी। यानी अगर किसी को बहुत ज्यादा लीज रेंटल दिया जाता है तो वो अप टू 15% ऑफ सैलरी ही एज रिड्यूस्ड बाय द रेंट। Now the value of the perquisite as determined under column 3, अगर वो फर्निश्ड अकोमोडेशन है तो वही वैल्यू में 10% फर्नीचर का कॉस्ट जोड़ना होगा, और यदि वो हायर किया गया था तो फिर हायर चार्जेस माइनस जो एम्प्लॉय ने खुद दिया। और उसके बाद जहां पर अकोमोडेशन ऐसा एम्प्लॉयर दे रहा है जो कि सीरियल नंबर 1 में है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, और वो फर्निश्ड अगर नहीं है, पर अगर वो फर्निश्ड है तो 24% of the salary paid or payable for the previous year, ये होटल के केस में है जहां पर दोनों टाइप के एम्प्लॉयर हैं, चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो नॉन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हो। अगर वो होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सिवाय जहां पर एम्प्लॉय को अकोमोडेशन is provided such accommodation for a period not exceeding 15 days on his transfer from one place to another, अगर उसको 15 दिन से ज़्यादा ये अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड की जाती है, देखिए 15% से ज़्यादा अगर प्रोवाइड कर दी जाती है होटल अकोमोडेशन, तब तो वो सीधा सीधा परक्विजिट में आएगा ही और उसकी एक्चुअल राशि टैक्स होगी। लेकिन परक्विजिट के रूप में जो राशि टैक्स होगी वो इस तरह से कैलकुलेट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट इस तरह से होती है कि अगर वो जो 15 दिन तक के लिए अगर उसको होटल प्रोवाइड किया जाता है, वो भी केवल ट्रांसफर के केस में, अगर ट्रांसफर का केस नहीं है, कोई उसके अलावा उसको कोई होटल प्रोवाइड कर दिया जाता है फॉर नॉन ऑफिशियल वर्क या पर्सनल वर्क, तो दैट विल बी टैक्स एंटायरली। लेकिन जहां पर होटल उसको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि उसका ट्रांसफर हुआ था, और कुल मिला के 15 दिन तक का जो होटल है उसके लिए जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है वो 24% ऑफ सैलरी होगी, और द एक्चुअल चार्जेस जो भी इसमें से मतलब कम हो, 24% सैलरी तक का होटल अकोमोडेशन उसको अगर ट्रांसफर के सिलसिले में प्रोवाइड किया जाता है 15 दिन तक के लिए, फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, उतने ही पीरियड के लिए जितने पीरियड का अकोमोडेशन उसको प्रोवाइड किया गया था। क्योंकि जो सैलरी का 24% लेंगे तो उसमें अगर अकोमोडेशन 6 दिन के लिए प्रोवाइड किया गया तो हमको 6 दिन की सैलरी लेनी है, पूरे महीने की सैलरी नहीं लेनी है, और उसमें से रेंट को माइनस कर देंगे जो भी रेंट उसने खुद दे दिया अगर एम्प्लॉय ने। तो ये हुई बात अकोमोडेशन की, और इसमें दो प्रोवाइजो हैं। तो प्रोवाइजो ये कहते हैं कि यदि ये रूल कब अप्लाई नहीं करेगा, एक तरह का एक्सेप्शन है,
अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है किसी एम्प्लॉय को जो कि माइनिंग के साइट पे काम कर रहा है, या फिर किसी ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन के साइट पे काम कर रहा है, या किसी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या डैम के साइट पे, या पावर जनरेशन, या फिर किसी भी ऑफशोर, ऑफशोर मतलब जो हमारे बॉर्डर से दूर है, जो शोर लाइन है, जहाँ समुद्री शोर लाइन है उससे दूर है, किसी भी ऐसे ऑफशोर साइट पर अगर वो कार्य कर रहा है और वहां पर अगर उसको अकोमोडेशन 800 स्क्वायर फीट तक की दी जाती है, जिसका प्लेन्थ एरिया 800 स्क्वायर फीट तक का है, और जो 8 किलोमीटर से पार है लोकल लिमिट से म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की, तो वहां पे कोई वैल्यूएशन परक्विजिट का नहीं होगा। या फिर अगर कोई रिमोट एरिया में लोकेटेड है तो भी ऐसे अकोमोडेशन का वैल्यूएशन नहीं होगा, अगर वो 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा साइज प्लेन्थ एरिया का नहीं है और 8 किलोमीटर से भी पार है लोकल लिमिट से किसी भी म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट बोर्ड की, और या फिर अगर वो रिमोट एरिया में है तो भी, रिमोट एरिया में अगर वो है तो भले ही वो म्यूनिसिपैलिटी या कैंटोनमेंट लिमिट के अंदर भी हो तो भी उसका वैल्यूएशन नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ परक्विजिट्स। और दूसरा शर्त ये है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ऑन अकाउंट ऑफ इस ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जहां पे उसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडेड विद अकोमोडेशन एट द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, और एम्प्लॉय को इसके वजह से नई जगह पे अकोमोडेशन दी जाती है, जबकि वो अपनी पुरानी अकोमोडेशन को जो उसको दी गई थी वो भी रिटेन कर रहा है, while retaining the accommodation at the other place. The value of perquisite shall be determined with reference to only one such accommodation which has the lower value. तो परक्विजिट की वैल्यू उनमें से एक अकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में डिटरमिन होगी, उनमें से जिसकी भी वैल्यू लोअर है, यानी एक तरह का लोअर के सेंस में कि उसको फायदा दिया जा रहा है, और ये पीरियड एक्सीड 90 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 90 दिन तक के लिए उसको दोनों में से एक अकोमोडेशन तो फ्री हो जाएगा परक्विजिट से, और एक अकोमोडेशन को ही परक्विजिट के लिए वैल्यू किया जाएगा, लेकिन 90 दिन के बाद उसको दोनों अकोमोडेशन को परक्विजिट के लिए वैल्यू किया जाएगा। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, और एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अकोमोडेशन जहां पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट देती है किसी भी एम्प्लॉय को जो कि डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं किसी भी और बॉडी अंडरटेकिंग में जो कि सरकारी कंट्रोल में है, तो उस केस में जो एम्प्लॉयर है ऑफ सच एन एम्प्लॉय शैल बी डीम्ड टू बी दैट बॉडी और अंडरटेकिंग, तो वही बॉडी अंडरटेकिंग उसका एम्प्लॉयर माना जाएगा जहां पर वो डेपुटेशन पे काम कर रहा है। And the value of perquisite of such an accommodation shall be the amount calculated in accordance with serial number 2A of table 1। और जब आप अकोमोडेशन को की परक्विजिट की वैल्यू निकालेंगे तो सीरियल नंबर 2A को फॉलो करेंगे टेबल 1 के, जैसे कि अकोमोडेशन जो थी वो ओन की जा रही थी, मतलब ओन्ड अकोमोडेशन, एज इफ द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, यानी आप एक तो ये मानेंगे कि अकोमोडेशन ओन की जा रही है एम्प्लॉयर के द्वारा और उसके संबंध में जो भी वैल्यूएशन है टेबल 1 में सीरियल नंबर 2A में वो अप्लाई करेंगे। अब सीरियल नंबर 2A में कौन सा है, तो 2A में अगर आप देखते हैं तो जहां पर वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और एनी अदर एम्प्लॉयर, मतलब सरकारी को छोड़ते हुए जो दूसरा एम्प्लॉयर है और जो ओनरशिप वाली बात है, बी विल नॉट अप्लाई हियर, सीधे सीधे ए विल अप्लाई। क्योंकि ऐसे केस में क्या हुआ है कि अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन that employee is working on deputation with another body or undertaking, so that accommodation is not being owned by
that body or undertaking, but it is being owned by central government or the state government. But यहाँ पे ये मान लिया जा रहा है कि उसका एम्प्लॉयर वो बॉडी अंडरटेकिंग है, इसलिए उसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में यानी सीरियल नंबर 1 में नहीं लाया जा रहा, सीरियल नंबर 2A में लाया जा रहा है। और 2 के A में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वो अकोमोडेशन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की थी जो उसको प्रोवाइड की गई थी। तो यहाँ पे जो भी 2A में रूल है दैट विल अप्लाई टू हिम। नाउ द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, अब 2A अगला आता है द वैल्यू ऑफ परक्विजिट बाय वे ऑफ मोटर कार। मोटर कार की बात आती है, वो इस फॉलोइंग टेबल के हिसाब से डिटरमिन होगा। ये है टेबल 2। टेबल 1 इज फॉर अकोमोडेशन, टेबल 2 इज फॉर मोटर कार। Now, where the motor car is owned or hired by the employer, अगर मोटर कार का ओनर या उसको हायर करने वाला एम्प्लॉयर है और मोटर कार का इस्तेमाल पूरी तरह से पूर्णतया और केवल मात्र ड्यूटीज़ के ऑफिशियल ड्यूटीज़ के परफॉर्मेंस के लिए हो रहा है, तो फिर कोई वैल्यूएशन ऐसे मोटर कार का नहीं किया जाएगा, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाएगा, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे एम्प्लॉयर के द्वारा, जो भी डॉक्यूमेंट्स क्लॉज बी में स्पेसिफाइड हैं। और यदि उस मोटर कार का इस्तेमाल केवल प्राइवेट या पर्सनल पर्पस के लिए किया जा रहा है या उसके घर के किसी सदस्य के लिए के पर्सनल पर्पस के लिए किया जा रहा है और उसका जितना भी रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है वो एम्प्लॉयर रीइंबर्स कर रहा है या वो बीड़ा खुद उठा रहा है या मेट और रीइंबर्स, यानी या तो एम्प्लॉयर खुद पेमेंट कर रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का कार की, या फिर वो उसको रीइंबर्स कर रहा है। तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर था, अगर गाड़ी 1.6 लीटर से ज़्यादा वॉल्यूम की नहीं है, तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर था जो इनकर किया था एम्प्लॉयर ने रनिंग एंड मेंटेनेंस पे ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, इंक्लूडिंग द कोई भी रिम्यूनरेशन अगर शॉफर को दिया गया, as increased by the amount representing normal wear and tear of the motor car, और उसमें जोड़ा जाएगा वो वैल्यू जो कि नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है मोटर कार का, जो डेप्रिसिएशन होता है, और उसमें से जो राशि एम्प्लॉय अगर खुद दे रहा है तो या उससे चार्ज की जा रही है तो वो माइनस कर लिया जाएगा। जैसे एम्प्लॉय को कहा जा रहा है कि आप महीने में 500 रुपये खुद दीजिए, बाकी एम्प्लॉयर देगा, तो एम्प्लॉयर जो भी राशि देता है उसके बाद एक डेप्रिसिएशन जो भी वैल्यू का हुआ है कार की, वो भी चूंकि उसको फ़ायदा हुआ है उसका, तो वो डेप्रिसिएशन की राशि भी उस पर जोड़ी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अगर मान लीजिए कार की उस वक्त की कॉस्ट है 2 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन एक नॉर्मल डेप्रिसिएशन कार का जैसे होता है तो उस पर 25% का रेट लगाया जाता है, तो 50,000 हो गए। 50,000 की राशि वेयर एंड टेयर में जोड़ दी जाएगी और जो उसके अलावा जो भी पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो उसमें जोड़ दिया जाएगा और उसमें से माइनस किया जाएगा जो खर्चा एम्प्लॉई ने 500 रुपये अगर उसने खुद दिए हैं या जो भी दिया है उसको। ये अगर कार 1.6 लीटर से ज़्यादा की वॉल्यूम की नहीं है। अगर कार 1.6 लीटर या उससे ज़्यादा वॉल्यूम की है, या सॉरी 1.6 लीटर से ज़्यादा के वॉल्यूम की है, तो जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है जो एम्प्लॉयर इंकर करता है रनिंग एंड मेंटेनेंस पे और उसमें वियर एंड टेयर जोड़ते हुए और उसमें से वो राशि माइनस कर दी जाएगी एम्प्लॉई ने खुद पे की है। और तीसरी बात यह है कि जब वो मोटर कार का इस्तेमाल ना कुल मिला के प्राइवेट में यूज हो रहा है, ना ही कुल मिला के ऑफिशियल में यूज हो रहा है, और मिला जुला अगर यूज, so if it is used partly in the performance of duties and part for the private or personal purposes of his own or any member of the household, then the expenses on maintenance and running are met or reimbursed by the employer. और जो भी खर्चे हैं वो अगर एम्प्लॉयर दे रहा है
तो फिर 1800 रुपये प्लस 900 रुपये शॉफर के, ये वैल्यूएशन होगा अगर गाड़ी इस 1.6 लीटर से ज़्यादा वॉल्यूम की नहीं है। अगर खर्चे पूरी तरह से अगर एसएससी खुद दे रहा है रनिंग और मेंटेनेंस के, चाहे वो प्राइवेट पर्पस के लिए हो, मतलब खर्चे जो प्राइवेट और पर्सनल यूज वाले खर्चे हैं, द एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस फॉर प्राइवेट और पर्सनल यूज आर फुली मेट बाय एसएससी। एसएससी अपने निजी यूज का जो भी खर्चा कर रहा है कार के संबंध में, वो अगर खुद देता है, यानी एम्प्लॉयर पूरा खर्चा नहीं दे रहा, तो ऐसे केस में 600 प्लस 900, 900 शॉफर के लिए, और अगर गाड़ी 1.6 लीटर ज़्यादा की है तो फिर 900 प्लस 600, ये वैल्यूएशन हो जाएगा परक्विजिट का। और उसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि जहाँ पर वेयर द एम्प्लॉय ओन्स अ मोटर कार। कभी 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 कुछ कंपनी ऐसी होती हैं कि एम्प्लॉय को कहती हैं कि आप मोटर कार को खरीद लो और हम लोग पैसा देंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस का। तो जहाँ पर एम्प्लॉय मोटर कार को ओन करता है, बट द एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज जो है, और जिसमें कि शामिल है शॉफर का रिम्यूनरेशन भी, वो जो है उसको रीइंबर्स किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। कार तो एम्प्लॉय की है, लेकिन जो खर्चे हैं वो एम्प्लॉयर दे रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन का जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है वो भी उसका पेमेंट उसने खुद किया था एम्प्लॉय ने। तो सच रीइंबर्समेंट इज फॉर द यूज ऑफ द व्हीकल होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर ऑफिशियल पर्पस। और अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस का पूरा पूरा यूज ऑफिशियल पर्पस के लिए किया जा रहा है, यानी जो पैसा रीइंबर्स हो रहा है वो उस व्हीकल के यूज के लिए रीइंबर्स हो रहा है जो एकमात्र ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो कोई भी वैल्यूएशन पर्पस का नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रीइंबर्समेंट जो है वो इस प्रकार के यूज के लिए हो रहा है कि भाई पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, फॉर पर्सनल और प्राइवेट पर्पसेस ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, तो ऐसे केस में subject to the provisions of clause B of this sub-rule, the actual amount of the expenditure which is incurred by the employer as reduced by the amount specified in serial number 1C1। तो जो भी, क्योंकि व्हीकल दोनों में यूज हो रहा है यहाँ पे, ऑफिशियल और पर्सनल पर्पस दोनों में यूज हो रहा है, और व्हीकल है उस एम्प्लॉय का, और उसका जो पेमेंट किया जा रहा है रनिंग एंड मेंटेनेंस का वो किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो ऐसे केस में जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने इंकर किया, लेकिन उसमें से जो बेनिफिट हम लोग 1C1 में दे रहे हैं तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, यानी जो 1800 प्लस 900 ये उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, रिड्यूस बाय द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सीरियल नंबर 1C1। और यदि थोड़ी बड़ी गाड़ी है तो जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है इनका बैलेंस एज रिड्यूस बाय द अमाउंट स्पेसिफाइड इन 1C1, यहाँ भी हुई है। और उसके बाद फिर अगर ये देखा जाता है कि वह एम्प्लॉय ओन्स एनी अदर ऑटोमेटिक, मतलब मोटर कार की जगह कोई और ऑटोमेटिक चलने वाला कन्वेंस, यानी जो भी कोई टेक्नोलॉजी से चलने वाला, ये साइकिल टाइप की चीज़ होती है, वो ऑटोमोटिव नहीं होती क्योंकि उसको आपको पैडल करके चलाना पड़ता है। जहाँ पर भी एम्प्लॉय ओन करता है किसी भी और ऑटोमोटिव कन्वेंस को, लेकिन उसके जो चार्जेस है रनिंग और मेंटेनेंस के, वो या तो एम्प्लॉयर खुद दे रहा है या रीइंबर्स कर रहा है। प्रकार नहीं है, कोई भी दूसरा है, तो फिर अगर वो पूरा का पूरा इस्तेमाल अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए हो रहा है तो फिर कोई वैल्यूएशन नहीं होगा। लेकिन अगर जो इस्तेमाल है वो पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्पस पर्सनल पर्पस के लिए भी हो रहा है, तो जो भी राशि एम्प्लॉयर दे रहा है उसमें से 900 रुपये घटा दिए जाएंगे। ये दूसरे किसी व्हीकल के लिए है, और जो कि ऑटोमोटिव व्हीकल होना चाहिए। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट वेयर वन और मोर मोटर कार्स, जहाँ पर भी एक मोटर कार नहीं है, एक से ज़्यादा
मोटर कार हैं जो कि एम्प्लॉयर जिसको ओन कर रहा है या फिर उसको हायर करता है, एंड एम्प्लॉय या उसका जो हाउस होल्ड का कोई भी मेंबर है उसको उसका यूज़ अलाउ कर दिया जाता है, या सारी की सारी ऐसी मोटर कार्स जिनका यूज़ अलाउ कर दिया जाता है, अदरवाइज देन होली एंड एक्सक्लूडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज। और इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है कि वो उसको पार्टली प्राइवेट पर्पज और पार्टली ऑफिशियल पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकता है। तो जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट की वो अमाउंट होगा जो एक कार के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाए, जो भी 1C1 में वैल्यूएशन है टेबल 2। जैसे कि इम्प्लॉई को एक ही गाड़ी दी गई थी, ये माना जाएगा कि जैसे कि उसको भले ही उसके पास 3-4 गाड़ी उसको उपलब्ध करा दी गई हैं, कभी कोई यूज़ करता है कभी कोई यूज़ करता है वो, और गाड़ियों का यूज़ वो ऑफिशियल प्लस पर्सनल दोनों पर्पज में कर रहा है। शायद इसको देखते हुए कि एक आदमी को चाहे गाड़ी कोई यूज़ कर रहा हो, इस्तेमाल तो उतना ही होगा, तो ये मान के चला जाएगा कि उसको एक ही गाड़ी दी गई थी और वो गाड़ी पार्टली ड्यूटीज़ के लिए और पार्टली प्राइवेट और पर्सनल पर्पज़ के लिए दी गई थी। और इस तरह से फिर सीरियल नंबर 1B में जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर दिया जाएगा। जैसे कि गाड़ी जो थी एज इफ ही हैड बीन प्रोवाइडेड विद सच कार केवल प्राइवेट पर्सनल पर्पज़ के लिए। 1B में जो कि केवल प्राइवेट पर्सनल पर्पज़ है, और अगर उसको एक से ज़्यादा गाड़ी दी जा रही है तो ये मानते हुए कि उसको एक ही गाड़ी दी गई है और वो भी केवल प्राइवेट और निजी पर्पज़ के लिए दी गई है, अकॉर्डिंगली वो रूल जो वैल्यूएशन है सीरियल नंबर 1B में प्राइवेट और पर्सनल पर्पज़ वाला वो अप्लाई हो जाएगा। ये इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसका जो रूल अप्लाई हो रहा है, भले ही गाड़ी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी वो यूज़ कर रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो जो प्राइवेट और पर्सनल पर्पज़ वाला जो वैल्यूएशन है एक्सक्लूसिव, मतलब कि एक मात्र जैसे वो प्राइवेट और पर्सनल पर्पज़ में यूज़ कर रहा हो वही वैल्यूएशन अप्लाई करेगा जो कि सीरियल नंबर 1B ऑफ टेबल 2 में दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं जहाँ पर एक्सक्लूसिवली प्राइवेट या पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स करता है, तो उसमें जो एक्चुअल अमाउंट रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर या फिर जो और शॉफर का भी जो पेमेंट कर रहा है उसमें वो नॉर्मल वेयर एंड टीयर जोड़ रहे हैं, और उसके बाद जो अमाउंट खुद उसने दिया है वो उसमें माइनस कर रहे हैं। So all participants are requested to please switch off their audios. तो यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर एक गाड़ी की जगह एक से ज़्यादा गाड़ियाँ दी जा रही है तो ये मान के चला जाएगा कि भले ही वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी पार्टली यूज़ करता है उन गाड़ियों को, लेकिन एक गाड़ी का वैल्यूएशन किया जाएगा और वो भी केवल प्राइवेट और पर्सनल पर्पज़ मानते हुए। उसके बाद बी जो है सब रूल बी, इसकी चर्चा ऊपर भी टेबल में हुई है। तो जहाँ पर भी एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि जो मोटर कार है उसको वो यूज़ होली एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल ड्यूटी के परफॉर्मेंस में कर रहा था, या फिर जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं उसके रनिंग और मेंटेनेंस के उस मोटर कार के जो कि एम्प्लॉय ओन करता है फॉर ऑफिशियल पर्पजेज इज मोर देन द अमाउंट डिडक्टेबल इन सीरियल नंबर 2 और 3(2). वो ये कह रहा है कि मैं तो ऑफिशियल पर्पज के लिए ज़्यादा इस गाड़ी को यूज़ करता हूँ और इसलिए जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं मेरे उस मोटर कार को रनिंग और मेंटेनेंस करने के लिए जो कि मेरे द्वारा ओन की जा रही है ऑफिशियल पर्पज के लिए, जो अमाउंट सीरियल नंबर 2 या 3(2) में डिडक्शन मुझे मिल रहा है, डिडक्टेबल यानी जो माइनस हो रहे अमाउंट्स, उन अमाउंट से वो मेरे एक्चुअल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो ही मे क्लेम अ हायर अमाउंट। तो वहाँ पर हम कहते हैं ना जो खुद वो खर्चा कर रहा है वो माइनस कर दिया जाएगा, तो लेकिन वो ये कह रहा है कि जो मुझे अलाउ किया जा रहा है माइनस करने के लिए, वो एक लिमिटेड राशि माइनस करने के लिए अलाउ की जा रही है 2(2) और 3(2) में,
तो वो हायर राशि क्लेम कर सकता है एट्रीब्यूटेबल टू सच ऑफिशियल यूज, जो कि ऑफिशियल यूज पे एट्रीब्यूटेबल है कि ऑफिशियल यूज के लिए उसने वो राशि खर्च की थी। एंड द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन सच ए केस शैल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ चार्जेस मेट और रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड रिड्यूस्ड बाय सच हायर अमाउंट attributable to official use of the vehicle provided that the following conditions are fulfilled। तो कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाती हैं और एसएससी कहता है मैंने ऑफिशियल पर्पस के लिए ज़्यादा गाड़ी इस्तेमाल की, इसलिए जो अमाउंट्स डिडक्टेबल हैं वो सीरियल नंबर 22 या 32 में जो मैंशनड है डिडक्शंस उससे ज़्यादा हैं, तो मुझे ज़्यादा डिडक्शन अलाउ किया जाए क्योंकि मैं ऑफिशियल पर्पस में ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ गाड़ी। तो उसमें निम्नलिखित कंडीशंस अप्लाई करेंगी। अगर ये कंडीशन अप्लाई कर जाती है तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो जो हायर राशि है जो क्लेम कर रहा है वो क्लेम कर ले। तो कंडीशंस क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि एम्प्लॉयर हैज मेंटेन कंप्लीट डिटेल्स ऑफ जर्नी। एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है पूरे पूरे संपूर्ण डिटेल्स जो भी जर्नी अंडरटेक की थी उसने ऑफिशियल पर्पस के लिए, और जिसमें तारीख हो सकती है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, माइलेज यानी कितना किलोमीटर है, और कितना एक्सपेंडिचर उसमें किया गया था, ये अगर एम्प्लॉयर डिटेल मेंटेन करता है। और दूसरा, एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट भी देता है कि जो एक्सपेंडिचर इंकर किया गया था वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ में वहाँ पर जो डिटेल उसने लिखा हुआ है उस डिटेल पे जो एक्सपेंडिचर है वो केवल मात्र और पूर्णतया परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए है। इस तरह की अगर कोई लॉग बुक या डिटेल्स वो मेंटेन करता है ऑफिशियल यूज़ वाली, तो वो जो अगर वो राशि हायर भी है तो हायर डिडक्शन उसको मिल जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब रूल, और इस सब रूल के पर्पज से जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है मोटर कार का उसको 10% लिया जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। यानी मोटर कार का जो डेप्रिसिएशन है वो 10% पर एनम के अलाउ किया जा रहा है यहाँ पे, उससे ज़्यादा नॉर्मल वेयर एंड टेयर नहीं माना जाएगा, और 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। और हर साल जैसे 10% अगर आप करते हैं तो 10 साल में एक तरह से पूरी उसकी एक्चुअल कॉस्ट वेयर एंड टेयर में निकल जाती है। और उसके बाद करीब करीब 10 साल में, इनफैक्ट अगर एक्चुअल कॉस्ट हर साल कम होती जा रही है तो और भी जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगी ना, तो और देर से बल्कि रिड्यूस होगी। So the value of benefit to the employee or any member of his household resulting from the provision by the employer of services। अब आगे आते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में जो वैल्यूएशन का रूल 3 का जो सब रूल 3 है, सब रूल 3 ये कह रहा है कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए या उसके हाउस होल्ड के मेंबर के लिए तो प्रोविजन कर रहा है ऐसे सर्विसेज का, जैसे स्वीपर की सर्विसेज या गार्डनर की सर्विसेज, वॉचमैन की सर्विसेज, और या पर्सनल अटेंडेंट की सर्विस, तो उसका जो वैल्यू होगा उस बेनिफिट का वो एक्चुअल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर होगा, जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ रही है। एन एक्चुअल कॉस्ट इन सच ए केस शैल बी द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। या तो एम्प्लॉयर वो सैलरी दे रहा है उस स्वीपर को या उस गार्डनर को, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, एज रिड्यूस बाय द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉई, जिसमें से एम्प्लॉई अगर कुछ दे रहा है तो वो माइनस कर लिया जाए। द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट टू द एम्प्लॉई, सब रूल 4A कहता है, अगर ऐसा कोई बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉई को जो कि गैस की सप्लाई या इलेक्ट्रिक एनर्जी या वाटर की सप्लाई घर के घरेलू उपभोग के लिए, तो ऐसा बेनिफिट की वैल्यू डिटरमिन की जाएगी, वो होगी सम इक्वल टू द अमाउंट पेड ऑन दैट अकाउंट। यानी उस कारण से जो अमाउंट पे किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा टू द एजेंसी सप्लाइंग द गैस, जो भी एजेंसी गैस सप्लाई करेगी उसको दिया जाता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी और वाटर, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, पानी या गैस जो भी एजेंसी सप्लाई कर रही है उसको दिया जाता है। वेयर सच सप्लाई इज मेड फ्रॉम रिसोर्सेज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जहाँ ऐसी सप्लाई ऐसे रिसोर्सेज से, ऐसे संसाधनों से की जा रही है जहाँ पे वो संसाधन एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहा हो, विदाउट परचेजिंग देम, बिना उनको परचेज करे।
भाई जब वो कुछ पेमेंट ही नहीं कर रहा, उसके पास खुद ही संसाधन है, जैसे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंपनी है या गैस की कंपनी है, बाहर से ना लेके फ्रॉम एनी अदर आउटसाइड एजेंसी, बाहर से परचेज ना करके वो खुद वो रिसोर्स अलाउ कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट वुड बी द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो परक्विजिट को वैल्यू करने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेनी होगी पर यूनिट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। हर यूनिट गैस का है या इलेक्ट्रिसिटी का है या पानी का है, एक यूनिट पर कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो कैलकुलेट करके वो वैल्यू हो जाएगा परक्विजिट का। एम्प्लॉइज वन सेकेंड वैल्यू ऑफ द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम द सप्लाई। गैस एनर्जी का ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट विल बी कैलकुलेटेड, जो भी एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट। अगर वो गैस या बिजली या पानी इनकी सप्लाई एम्प्लॉयर कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए या उसका पेमेंट कर रहा है, where the employee is paying any amount in respect of such services, अगर एम्प्लॉय खुद कुछ पेमेंट करता है तो वो इसमें से माइनस कर लिया जाएगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी। अगर एम्प्लॉयर कोई फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी या कंसेशनल एजुकेशनल फैसिलिटी दे रहा है फॉर एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड shall be determined as the sum equal to the amount of expenditure incurred by the employer। जो भी एम्प्लॉयर ने राशि इनकर की थी खर्चे की हाउस होल्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिए, इन दैट बिहाफ और वेयर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज इटसेल्फ मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। और अगर वो शिक्षा संस्थान एम्प्लॉयर खुद ओन कर रहा है या मेंटेन कर रहा है, और वेयर फ्री एजुकेशन फैसिलिटी फॉर सच मेंबर ऑफ एम्प्लॉइज हाउस होल्ड आर अलाउड, या जहां पर भी ऐसे संस्थान में फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज दी जा रही हैं एम्प्लॉय के हाउस होल्ड के मेंबर्स के लिए, इन एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फ्री फैसिलिटी दी जा रही है बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉयर, क्योंकि वो जो मेंबर है हाउस होल्ड का उस एम्प्लॉयर के एम्प्लॉयमेंट में है जो कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रहा है। यानी यहां समझने वाली बात यह है कि यदि एम्प्लॉय या उसका जो हाउस होल्ड का मेंबर है वो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शिक्षा ले रहा है फ्री या कंसेशनल जो कि वो एम्प्लॉयर खुद चला रहा है, या फिर उसका कोई भी हाउस होल्ड का मेंबर ऐसे शिक्षा संस्थान से शिक्षा ले रहा है जो जहाँ पे उसका जो हाउस होल्ड का मेंबर एम्प्लॉयड है जिस संस्थान में वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा हो। So the value of the perquisite to the employee shall be determined with reference to the cost of such education in a similar institution in or near the locality। तो जो वैल्यू ऑफ एजुकेशन है वो तय करना पड़ेगा कि उसी लोकेलिटी में या उस लोकेलिटी के पास उसी तरह का अगर सिमिलर इंस्टीट्यूशन है वो कितना कॉस्ट चार्ज कर रहा है, एंड वेयर एनी अमाउंट इज पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय ऑन दैट अकाउंट। अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर किया जाता है तो वो अमाउंट उसमें से रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट टू द एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम द provision of free or concessional education facilities for any member of his household shall be determined as the sum equal to the amount of expenditure incurred by the employer in that behalf, or where the educational is self-maintained and owned by the employer, or where free education facilities for such members of the employee's household are allowed in any other educational institution by reason of being in employment of that employer. The value of the perquisite to the employee shall be determined with reference to the cost of the education in a similar institution। उसी तरह की इंस्टीट्यूशन में जो भी कॉस्ट आती है
वो उस तरह से उसको वैल्यू किया जाएगा ना। प्रोवाइडेड, अब इसमें एक अभी पूरा नहीं हुआ बिफोर दैट I would like to request all the participants to kindly keep your audios off. श्री मुन्ना प्रसाद जी, मैंने ऑफ कर दिया है अभी आपका। Okay, provided that where the educational institution itself is maintained and owned by the employer. अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो एम्प्लॉयर ही मेंटेन कर रहा है और ओन कर रहा है एंड फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज दी जा रही है, और वेयर सच फ्री एजुकेशनल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन, या ऐसी एजुकेशनल फैसिलिटीज किसी और इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड की जाती हैं बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉय, क्योंकि वो जो एम्प्लॉय है वो उस एम्प्लॉयर के यहाँ भी, मान लो एक जगह दो के यहाँ एम्प्लॉयड है, nothing contained in this sub shall apply if the cost of such education or the value of such benefit per child does not exceed 1000 rupees per month. तो अगर यहाँ पे एक लिमिट लगा दी गई है कि 1000 रुपये पर मंथ तक का अगर कंसेशन या बेनिफिट दिया जा रहा है एजुकेशन, दैट इज नॉट ए परक्विजिट। जैसे वो मेडिकल के लिए भी कहते हैं ना कि मेडिकल खर्चों पे उसको परक्विजिट नहीं मानते, तो यहाँ एजुकेशन को टू द एक्सटेंट ऑफ 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, अगर 1000 रुपये का खर्चा कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए करता है जहाँ पे वो फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी दे रहा है, ऐसे संस्थान में या तो उसके अपने ओनरशिप में है या किसी भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दे रहा है, या तो अपने यहाँ दे रहा है, बाहर दे रहा है, कहीं भी दे रहा हो फ्री फैसिलिटी वो एम्प्लॉयर, और इसलिए दे रहा है क्योंकि वो एम्प्लॉय उस एम्प्लॉयर का के एम्प्लॉयमेंट में है। तो एम्प्लॉयर जो है दो जगह में से कहीं भी दे रहा हो, चाहे वो अपने इंस्टीट्यूशन में दे रहा हो चाहे वो बाहर दे रहा हो, तो फिर परक्विजिट तभी माना जाएगा जब 1000 रुपये से ज़्यादा का बेनिफिट अगर चाइल्ड के एजुकेशन के लिए मिल रहा है, और 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है तो नो परक्विजिट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड हियर। और यही बात यहाँ भी ऊपर अप्लाई कर रही है जहाँ पर वो कह रहा है कि किसी दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर दिया जा रहा है या अपने ही इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं, तो जो भी अमाउंट सिमिलर इंस्टीट्यूशन में जो कॉस्ट होती है, क्योंकि कभी ऐसा हो सकता है कि वो असस ये दिखाए कि कॉस्ट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अगर हम सिमिलर इंस्टीट्यूशन से भी कंपेयर करके देख सकते हैं और फिर उसको वैल्यू कर सकते हैं, और यदि एसएससी अगर एम्प्लॉयर ने ज़्यादा दिखाया है कॉस्ट, मतलब कम दिखाई है अगर कॉस्ट, तो फिर सिमिलर इंस्टीट्यूशन में अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा पे वैल्यू हो जाएगा। सवाल ये कि जो बेनिफिट पर चाइल्ड है वो 1000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा का है तो फिर वो परक्विजिट में आ जाएगा, परक्विजिट में वैल्यू हो जाएगा। और अगर वो एक्सीड करेगा 1000 से ज़्यादा, तो जो बेनिफिट है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए परक्विजिट, द एंटायर बेनिफिट विल बी ट्रीटेड एज ए परक्विजिट टू द एक्सटेंट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया गया है। उसके बाद 6 आता है रूल, सब रूल 6, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और एमिनिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन बाय एन एम्प्लॉयर हु इज एंगेज्ड इन द कैरेज ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स। कोई भी एम्प्लॉयर अगर पैसेंजर या गुड्स को कैरी करने का कार्य करता है और वो अगर और ऐसा प्रोविजन कर रहा है कि वो टू एनी एम्प्लॉय या उसके किसी मेंबर को हाउस होल्ड के, चाहे पर्सनल या प्राइवेट जर्नी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई दे रहा है, कंसेशनल रेट पे उसको पैसेंजर या सामान ले जाने की सुविधा दे रहा है किसी भी कन्वेंस में, यानी किसी भी वाहन में, जो कि या तो
वो ओन करता है या उसने लीज कर रखा है या फिर उसने किसी और अरेंजमेंट से उपलब्ध करा रखा है एम्प्लॉयर ने, पैसेंजर्स या सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए निजी पर्पज के लिए shall be taken to be the value at which such benefit or amenity is offered by such employer to the public। तो अगर वो बिजनेस उसका उसी तरह का है कैरेज ऑफ पैसेंजर गुड्स का, तो जो पैसा वो पब्लिक से लेता है उस बेनिफिट या अमेनिटी के लिए, तो वही राशि परक्विजिट के लिए भी मानी जाएगी और उसमें से उसको वो राशि माइनस करनी होगी जो कि राशि उसने खुद अपने एम्प्लॉय से ले ली थी उस पर्पज के लिए। And provided that nothing contained in this sub-rule shall apply to the employees of an airline or the railways। लेकिन अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं एयरलाइन के और जो एम्प्लॉयज़ हैं रेलवेज के, उन पर ये सब रूल अप्लाई नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे प्राइवेट एयरलाइन हो, चाहे पब्लिक एयरलाइन हो, और चाहे रेलवेज का तो टोटली अभी पब्लिक ओनरशिप ही है। तो जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं या जो एयरलाइन एम्प्लॉयज़ हैं, अगर अगर उनको कोई ऐसी फैसिलिटी रेलवे या वो एयरलाइन देती है कि वो निजी कार्य के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पे जाएंगे, तो ये जो भी बेनिफिट उनको मिल रहा है रेलवे से या एयरलाइन से, वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, बिकॉज वो परक्विजिट्स में वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर बस के द्वारा अगर कोई कंपनी बस का बिजनेस कर रही है या कोई कंपनी गाड़ियों का बिजनेस कर रही है, कार से पैसेंजर या सामान ढोने का, या ट्रक का कोई बिजनेस कर रही है, अगर वो लोग कोई कंसेशनल रेट पे या प्राइवेट जर्नी के लिए फ्री कोई फैसिलिटी देते हैं, तो वो जो बेनिफिट है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए परक्विजिट। तो दैट इज वाई द रेलवे एम्प्लॉयज जो कि जिनको कुछ जर्नीज फ्री मिलती है, those journeys, values of those journeys for themselves or for the members of their household, that they are free of taxation, including the airlines. Now, in terms of provisions contained in subclause 8 of clause 2 of section 17, the following other benefits or amenities and value thereof shall be determined in the manner provided hereunder। अब ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, अदर फ्रिंज बेनिफिट्स या एमिनिटीज हैं, उनका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, तो उसके बारे में यहाँ पे है कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ द बेनिफिट टू द एसएससी रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। अगर जो बेनिफिट है वो इंटरेस्ट फ्री लोन है या कंसेशनल इंटरेस्ट पे लोन है, कंसेशनल लोन में कंसेशनल इंटरेस्ट है, फॉर एनी पर्पज मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉय, किसी भी पर्पज के लिए अगर एम्प्लॉय को लोन अवेलेबल कराया जा रहा है या किसी उसके मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड को लोन अवेलेबल कराया जा रहा है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर बाय द एम्प्लॉयर और एनी पर्सन ऑन हिज बिहाफ, एम्प्लॉयर के द्वारा या उसके बिहाफ पे किसी पर्सन के द्वारा, शैल बी डिटर्मिन्ड एज द सम इक्वल टू द, तो जो बेनिफिट है दैट विल बी इक्वल टू द इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज बाय एसबीआई। एसबीआई ने जो भी रेट चार्ज कर रहा है, जो कि पब्लिक बैंक है, जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है उस पर जो भी राशि आ रही है as on first day of the relevant previous year in respect of the loans for the same purpose, उसी पर्पस के लिए जो लोन स्टेट बैंक देता है, एडवांस बाय इट ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, जो भी इंटरेस्ट वो ले रहा है ऑन द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस एज रिड्यूस बाय द इंटरेस्ट जो कि हाउस होल्ड मेंबर ने या उस एम्प्लॉय ने खुद दिया हो। So the benefit is the sum which is equal to the interest computed at the rate charged by the SBI as on the first day of the relevant previous year। ऐसे लोन्स के रिस्पेक्ट में जो उसी पर्पस के लिए SBI एडवांस करता है, जो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस होता है उसके ऊपर, that will be considered to be the value of the benefit, क्योंकि उसको इंटरेस्ट फ्री
लोन दिया जा रहा है। और प्रोवाइडेड दैट नो वैल्यू वुड बी चार्ज इफ सच लोन्स आर मेड अवेलेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन लोन को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है तो वो कोई परक्विजिट नहीं है, तो इसलिए उस पर जो इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट फ्री दिया जा रहा है या कंसेशनल दिया जा रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A ऑफ द रूल्स। तो अभी रूल 3A पे आएंगे। 3A के संबंध में जो डिजीज है उसके संबंध में अगर लोन दिया जा रहा है तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ परक्विजिट, और वेयर द अमाउंट ऑफ लोन्स आर पेटी, या फिर जो भी लोन किसी और पर्पज के लिए भी दिया जाता है, मेडिकल नहीं भी है, अगर छोटा लोन है जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं है साल में इन दी एग्रीगेट, अगर 20,000 रुपये तक का लोन दिया गया है चाहे वो इंटरेस्ट फ्री लोन हो, तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए परक्विजिट। तो यहाँ पे इन दी एग्रीगेट 20,000 रुपीज कुल मिला के प्रीवियस ईयर में अगर लोन उसका 20,000 से ऊपर नहीं जाता, लोन की राशि की बात हो रही है या इंटरेस्ट की राशि की बात नहीं हो रही। Provided further that where the benefit relates to the loans made available for medical treatment referred to above, जहां पर लोन जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो कि ऊपर रेफर किए जा रहे हैं फर्स्ट प्रोवाइजो में, तो exemption so provided shall not apply to so much of the loan as has been reimbursed to the employee under any medical insurance scheme। लेकिन अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत अगर उनमें से कोई भी राशि एम्प्लॉई को रिइम्बर्स कर दी गई तो उस राशि पर, उस राशि के रिलेशन में जो भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, तो फिर वो इन दैट केस डबल बेनिफिट एक तरह का हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो लोन लिया हुआ था मेडिकल पर्पस के लिए, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत वो रीइम्बर्स हो गया एम्प्लॉय को, हैज़ बीन रीइम्बर्स टू द एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय को तो वो बेनिफिट मिल ही गया, तो इसलिए फिर वो टैक्स हो जाएगा। यानी जितनी भी राशि उसको मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलती है वो राशि उस केस में फिर वो टैक्स हो जाएगी एज ए परक्विजिट। तो द वैल्यू ऑफ द पॉइंट नंबर 2 है, वी आर डीलिंग विद अदर अम्यूनिटीज। पहली अम्यूनिटी हमने देखी इंटरेस्ट फ्री लोन, उसके बाद आ रहे हैं द वैल्यू ऑफ द ट्रैवलिंग, टूरिंग, अकोमोडेशन एंड एनी अदर एक्सपेंसेस paid for or borne by or reimbursed by the employer for any holiday। जो भी ट्रैवलिंग, टूरिंग या अकोमोडेशन या दूसरे खर्चे जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है या एम्प्लॉयर वहन कर रहा है, और बॉन्ड बाय यानी उसको एम्प्लॉयर उसको वहन कर रहा है या रीइम्बर्स कर रहा है, एम्प्लॉय ने खर्चा किया उसको पेमेंट कर दिया किसी भी हॉलीडे के लिए जो कि एम्प्लॉय के द्वारा अवेल की गई थी, और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड या उसके घर के किसी मेंबर के द्वारा अवेल की गई थी, other than the concession or assistance referred to in Rule 2B of the rules। रूल 2B के अलावा यानी जो LTC वगैरह का खर्चा है उसके अलावा shall be determined as the sum equal to the amount of expenditure incurred by such employer in that behalf। तो जो भी खर्चा एक्सपेंडिचर जो खर्चा इनकर किया था एम्प्लॉयर ने ऐसी ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन या किसी भी खर्चे के लिए, जिसको कि ऑब्वियसली ये जो है वहन किसने किया है, ये निजी खर्चे की बात हो रही है, पेड फॉर और बॉन्ड बाय और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर फॉर एनी हॉलीडे ले रहा है वो, ये कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं कर रहा। हॉलीडे का मतलब वो पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए हॉलीडे पे जा रहा है, और उसके लिए जो भी खर्चा है अगर एम्प्लॉयर ने कर दिया है टीसी के अलावा, तो जो भी खर्चा उसने किया दैट इज अ परक्विजिट where such facility is maintained by the employer and is not available uniformly to all employees। और ऐसी फैसिलिटी टूरिंग, अकोमोडेशन जैसे गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं वो एम्प्लॉयर के मेंटेनेंस में है और सारे एम्प्लॉयज़ को यूनिफॉर्मली वो नहीं मिल रही है,
then the value of the benefit shall be taken to be the value at which such facilities are offered by other agencies to the public. और अगर कुछ ही लोगों के लिए वो फैसिलिटी है, जैसे कोई बार वीआईपी गेस्ट हाउस कह सकते हैं, तो इन केस इट इज समथिंग लाइक ए वीआईपी गेस्ट हाउस जो सब एम्प्लॉयज के लिए नहीं है, कुछ ही एम्प्लॉयज के लिए है, then the value of the benefit shall be taken to be the value जिस वैल्यू पे फैसिलिटी एजेंसी पब्लिक को देती हैं। तो अगर ऐसी वैल्यू दूसरी एजेंसीज देती हैं, जो उस वैल्यू पे दूसरी एजेंसी उसी तरह की का बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, तो दैट वैल्यू विल बी टेकन टू बी द perquisite in this case. Now where the employee is on official tour, अगर एम्प्लॉई ऑफिशियल टूर पे है और जो एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड कंपनी, यानी कि एम्प्लॉय तो ऑफिशियल काम पे गया हुआ है और जो उसका मेंबर है वो साथ में है और उसके एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं, तो जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है वो भी एक फ्रिंज बेनिफिट या एमिनिटी होगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड के लिए किया जा रहा है और मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड ऑफिशियल ड्यूटी पे नहीं, वो साथ में गया हुआ। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड एज अ वेकेशन, और जहाँ पर अगर एम्प्लॉय मान लीजिए ऑफिशियल टूर पे गया था और बाद में ऑफिशियल टूर को उसने वैकेशन में एक्सटेंड कर दिया, यानी वो ऑफिशियल काम खत्म करने के बाद उसने पर्सनल विजिट बना ली उसी जगह की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह गया वहाँ पे और वैकेशन पे चला गया वहीं पे एक्सटेंड करके ऑफिशियल टूर को, तो जो वैल्यू है ऐसे फ्रिंज बेनिफिट की वो लिमिट कर दी जाएगी टू द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू सच एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे। जो भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्टे का एक्सपेंसेस है उतना ही वैल्यू फ्रिंज बेनिफिट की वैल्यू होगी, एंड द अमाउंट सो डिटरमिन्ड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट दैट इज रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉई। और अगर एम्प्लॉय से भी कुछ उसमें से रिकवर किया गया है, यानी मान लीजिए कंसेशनल रेट पे उसको अकोमोडेशन दिया गया या फिर कोई भी टूरिंग फैसिलिटी दी गई और भी जो भी दूसरे एक्सपेंसेस उसके रहने वगैरह के बियर करे गए हैं, तो वो सारे के सारे एक्सटेंडेड पीरियड के काउंट होंगे, एक्सटेंडेड पीरियड के ही खर्चे उसमें फ्रिंज बेनिफिट में शामिल होंगे। और फ्रिंज बेनिफिट्स में इसके अलावा आते हैं द वैल्यू ऑफ फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो फ्री खाने की वैल्यू या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं है, विच आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई, शैल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सच एम्प्लॉयर। जो भी एक्सपेंडिचर पे इनकर किया गया था वो उसके परक्विजिट्स में शामिल होगा। द अमाउंट सो डिटर्मिन्ड शैल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट इफ एनी पेड और रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय, और इसमें से वो अमाउंट माइनस की जाएगी जो कि उस एम्प्लॉय से के द्वारा पे की गई या उसने उससे रिकवर कर ली गई, बशर्ते ये that nothing contained in this clause shall apply for free food and non-alcoholic beverages. इस क्लॉज में कोई भी चीज ऐसे फ्री फूड या ऐसे नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस पे अप्लाई नहीं करेगी which have been provided by such employer during working hours। अगर वो फैसिलिटी फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वर्किंग आवर्स में प्रोवाइड की जाती है और वो भी ऑफिस या बिजनेस प्रीमाइस में प्रोवाइड की जाती है, वो परक्विजिट में शामिल नहीं होगी। जैसे कई कंपनीज हैं जो कि ऑफिस प्रीमाइसेस में ही कॉफ़ी, फूड, रिफ्रेशमेंट्स या नॉन अल्कोहलिक दूसरी ड्रिंक्स हैं, दे प्रोवाइड देम फ्री फॉर देयर एम्प्लॉइज, बट इफ दे आर प्रोवाइडिंग इट इन द वर्किंग आवर्स एंड इन द ऑफिस प्रीमाइसेस और इन द बिजनेस प्रीमाइसेस, then that will not be, cost of that will not be considered to be a perquisite in the hands of the employee, or through the paid vouchers, या ऐसी राशि अगर पेड वाउचर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है जो कि
जिसका पेमेंट कंपनी ने पहले से कर दिया है, और ऐसे वाउचर्स हैं, ऐसे स्लिप्स हैं जो कि कई कंपनी इशू करती हैं खाने वाले वगैरह के लिए, आपने सोडेक्सो वगैरह का नाम सुना होगा, विच आर नॉट ट्रांसफरेबल एंड यूजेबल एट ईटिंग, ओनली एट ईटिंग जॉइंट्स। क्योंकि ऐसे वाउचर्स हैं जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी जिसको मिलते हैं वही यूज कर सकता है और किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर वो ट्रांसफर कर सकता है तो फिर वो परक्विजिट में आ जाएगा, लेकिन वो ट्रांसफर अगर नहीं कर सकता, एंड इट इज यूजेबल ओनली एट द ईटिंग जॉइंट्स, और वो केवल खाने के स्थानों में यूज किया जा सकता हो, टू द एक्सटेंड द वैल्यू देयर ऑफ इन आइदर केस डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज पर मील। 50 रुपए एक खाने के, उससे ज्यादा अगर नहीं है, और टू टी और स्नैक्स not exceed 50 rupees per meal, or to tea or snacks provided during working hours, या फिर अगर चाय और स्नैक्स वर्किंग आवर्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, और टू फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया, या किसी रिमोट एरिया में या किसी ऑफ शोर इंस्टॉलेशन में फ्री फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जो कि वर्किंग आवर्स में भले ही ऑफिस प्रोमाइस में नहीं भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, रिमोट एरिया में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी, क्योंकि वो रिमोट एरिया और ऑफशोर इंस्टॉलेशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी परक्विजिट्स में शामिल नहीं होंगे। यानी ये जो बात की जा रही है कि फ्री फूड और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की, उसको एक एमिनिटी या बेनिफिट मानते हुए उसको कैश करने की बात हालांकि 3 में कही गई है, जो भी खर्चा उस पर एम्प्लॉयर इनकर कर रहा है, लेकिन साथ साथ कुछ चीज़ों को फ्री कर दिया गया, जैसे जो फ्री खाना नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस वर्किंग आवर्स में या बिजनेस प्रीमाइस में दिया जाता है, या फिर पेड वाउचर्स के थ्रू दिया जाता है, जो कि ट्रांसफरेबल नहीं है और केवल खाने के जॉइंट्स में ही यूज़ किए जा सकते हैं। जॉइंट्स यानी जो भी खाने के रेस्टोरेंट्स या जगह हैं, और उस 50 रुपये पर मील के हद तक, या इट विल नॉट अप्लाई टू, और टू का मतलब ये है कि शैल नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू टी और स्नैक्स, टी और स्नैक्स को भी अप्लाई नहीं करें, प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स में जो प्रोवाइड किया गया है, भले टी और स्नैक्स वर्किंग आवर्स में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन ये संस्थान जो ये मतलब ऑफिस प्रोमाइसेस में नहीं भी अगर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो टी एंड स्नैक्स अगर ऑफिस प्रोमाइस के बाहर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है, ये सॉरी टी और स्नैक्स बाहर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो भी दैट इवन दैट स्नैक्स कैन ऑल्सो बी ए वेरी वाइड टर्म। अगर अगर बाहर प्रोवाइड किया जा रहा है ऑफिस के प्रोमाइस के, तो भी अगर ऑफिस इसको प्रोवाइड कर रहा है, ऑफिस आवर्स में प्रोवाइड कर रहा है, तो देन दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज परक्विजिट। और उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट और वाउचर और टोकन। कोई भी गिफ्ट या कोई वाउचर या टोकन इन ल्यू ऑफ विच सच गिफ्ट में बी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई, ऐसा टोकन जिसके इवज में वो गिफ्ट रिसीव किया जा सकता हो एम्प्लॉय के द्वारा, और बाय मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या किसी भी उसके हाउस होल्ड मेंबर के द्वारा, ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, सेरेमोनियल ओकेजन्स पे जब कोई सेरेमनी हो रही है, और अदरवाइज फ्रॉम द एम्प्लॉयर। कोई सेरेमोनियल ओकेजन है, जैसे घर में कोई शादी ब्याह है, कुछ भी है, और एम्प्लॉयर कोई गिफ्ट देता है, कोई वाउचर देता है या कोई टोकन देता है जिससे वो गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, तो शैल बी डिटर्मिन एज अ सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट, तो वो टैक्स कर लिया जाएगा, बशर्ते बशर्ते ये कि द वैल्यू ऑफ सच गिफ्ट वाउचर टोकन एज द केस में बी बिलो 5,000 रुपीज, 5,000 रुपये से अगर कम है इन द एग्रीगेट, मतलब कुल मिला के ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सारी सेरेमोनियल ओकेजन्स पे अगर किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को सेरेमोनियल ओकेजन के पर्पज से 5,000 रुपये से कम की राशि दी किसी भी रूप में, देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ए परक्विजिट। लेकिन 5,000 या उससे ज़्यादा
अगर दिया तो फिर वो परक्विजिट के परिभाषा में जो भी राशि ज़्यादा की होगी वो परक्विजिट की परिभाषा में आ जाएगी, एंड दैट वुड बी टैक्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज fringe benefits. The amount of expenses, including the membership fees and the annual fees incurred by the employee or any member of his household, which is charged to a credit card, including any add-on card provided by the employer, or otherwise paid for or reimbursed by such employer, shall be taken to be the value of perquisite chargeable to tax, as reduced by the amount, if any, paid or recovered from the employee for such benefit or amenity. कोई भी खर्चा जिसमें कि कोई इस तरह का खर्चा जो कि मेंबरशिप फीस है या कोई सालाना फीस है, कोई मेंबरशिप फीस पे या सालाना फीस पे कोई खर्चा अगर इनकर किया जाता है एम्प्लॉय के द्वारा या उसके हाउस होल्ड के मेंबर के द्वारा, जिसका पेमेंट ऐसे क्रेडिट कार्ड से किया जा रहा है या ऐसे एड ऑन कार्ड से किया जा रहा है. एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक दूसरा एक सेकेंड क्रेडिट कार्ड को कहते हैं एड ऑन कार्ड, जो फैमिली मेंबर के हाउस होल्ड मेंबर के लिए भी कई कंपनीज ऑफर करती हैं. तो अगर ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिसको एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है, कई एम्प्लॉयर्स हैं जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं और उसमें क्रेडिट फैसिलिटी रहती है, यानी और उसका पेमेंट केवल मेंबरशिप फीस और एनुअल फीस देने के लिए अगर किया जाता है, यानी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ऑफर कर रहा है एम्प्लॉयर कि आप एक क्रेडिट कार्ड रखिए और उसकी एनुअल फीस मैं दूंगा, उसकी मेंबरशिप फीस मैं दूंगा, ऐसे क्रेडिट कार्ड की केवल एनुअल फीस या मेंबरशिप फीस जो क्रेडिट कार्ड से संबंधित है उसकी बात हो रही है. यानी एम्प्लॉयर ये फैसिलिटी दे रहा है कि एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहा है अपने एम्प्लॉय को और एक एड ऑन कार्ड की भी फैसिलिटी दे रहा है, और एक क्रेडिट कार्ड और एड ऑन कार्ड की जो भी मेंबरशिप फी है, एनुअल फीस है, वो एम्प्लॉयर खुद दे रहा है. तो उसकी जो वैल्यू है दैट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ perquisite, बशर्ते ये कि that there shall be no value of such benefit where expenses are incurred wholly or exclusively for official purposes. लेकिन क्रेडिट कार्ड पे जो भी खर्चा है अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए किया जा रहा है तो फिर कोई वैल्यू नहीं काउंट होगी उसमें. और अगर निम्नलिखित कंडीशंस फुलफिल की गई हो कि भाई जो कंप्लीट डिटेल्स हैं ऐसे एक्सपेंडिचर के जो भी क्रेडिट कार्ड के ऊपर किए जा रहे हैं, चाहे वो मेंबरशिप फीस के हो चाहे वो एनुअल फीस के हो, उसका डिटेल अगर एम्प्लॉयर रख रहा है जिसमें कि डेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर भी लिखा होना चाहिए, और एम्प्लॉयर एक सर्टिफिकेट देता है कि ऐसा जो खर्चा था, वो सर्टिफिकेट ये देता है टू द इफेक्ट, यानी इस तरह का सर्टिफिकेट, इस असर का सर्टिफिकेट कि वो जो खर्चा था इट वॉज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज. अगर ये सर्टिफिकेट देता है और डिटेल भी रखता है, यानी द एम्प्लॉयर मेंटेन्स अ सॉर्ट ऑफ अ लॉग बुक इन सब खर्चे की जो कि ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए किया जा रहा है, उस हद तक का जो खर्चा है which includes the membership fees and the annual fees incurred by the employee or any member of his household, that will not be treated as a perquisite. Now, point number 6, the value of the benefit to the employee resulting from the payment or reimbursement by the employer of any expenditure incurred, including the annual or periodical fee in a club. कोई क्लब में खर्चा जो भी हो रहा है एम्प्लॉयर उसको अगर रीइंबर्स कर रहा है या उसको पे कर रहा है डायरेक्टली, जो खर्चा इनकर किया गया था क्लब में एम्प्लॉय के द्वारा या किसी हाउस होल्ड के मेंबर के द्वारा, शैल बी डिटर्मिन्ड टू बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर. तो ऐसे केस में जो अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ बेनिफिट है जो कि परक्विजिट के रूप में टैक्स होगा, that will be the actual amount of expenditure which is incurred or reimbursed by such employer on that account. उस वजह से जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred किया गया या फिर reimburse किया गया employer के द्वारा, the amount so determined shall be reduced by the amount which is paid by the employee himself. Employee अगर खुद उसमें कुछ दे देता है तो उतना माइनस कर दिया जाए, provided that where the employer has obtained corporate membership of the club. अगर एम्प्लॉयर ने किसी क्लब की कॉर्पोरेट मेंबरशिप ली है,
यानी कंपनी को जो मेंबरशिप दी जाती है, एंड द फैसिलिटीज इंजॉयड बाय द एम्प्लॉई, और ये सुविधा एम्प्लॉय इंजॉय कर रहा है, और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड, या उसके हाउस होल्ड का कोई भी मेंबर इंजॉय कर रहा है, then the value of the perquisite shall not include the initial fees paid for acquiring such corporate membership. तो उसकी जो परक्विजिट वैल्यू है वो उसमें वो इनिशियल फी शामिल नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल फी वो कंपनी की है, कंपनी ने मेंबरशिप दी थी, फैसिलिटी इंजॉय एम्प्लॉय कर रहा है, तो इनिशियल फी पर जो खर्चा हुआ था वो परक्विजिट में शामिल नहीं होगा एम्प्लॉय के अकाउंट, एम्प्लॉय के हेड हाथ में। और उसके बाद हम आते हैं कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज shall apply if such expenditure is incurred wholly and exclusively for business purposes. और अगर कोई खर्चा पूर्णतया कंपनी ने या एम्प्लॉयर ने बिजनेस पर्पस के लिए किया था, तो वो खर्चा इस पूरे क्लॉज में जो भी इस तरह के खर्चे हैं जो कि यानी कि जो फ्रिंज बेनिफिट्स वाले हैं, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए किए गए तो देन द फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड, तब वो परक्विजिट में शामिल नहीं होंगे। और कंडीशन वही है कि पूरे डिटेल जो एक्सपेंडिचर के हैं जो बिजनेस पर्पस के लिए किए कंपनी द्वारा किए जा रहे हैं, एम्प्लॉयर के द्वारा किए जा रहे हैं, उसके फुल डिटेल्स जिसमें कि डेट, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या बिजनेस एक्सपीरियंसी थी, ऐसी कौन सी बिजनेस की ज़रूरत आन पड़ी थी जिसकी वजह से इसको किया गया, और जो एम्प्लॉयर है वो एक सर्टिफिकेट भी दे ऐसे एक्सपेंडिचर के लिए, टू द इफेक्ट दैट द सेम वाज इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज, कि एक सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर देगा कि वो पूर्णतया और केवल मात्र ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए किया गया था। तो दो कंडीशंस ये अगर सेटिस्फाई हो जाती है, कोई भी खर्चा अगर एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पज के लिए किया जा रहा है तो दैट वुड बी not added to the employee's income as a perquisite. And nothing contained in this clause shall apply for use of health clubs, sports and similar facilities provided uniformly to all employees by the employer. अगर एम्प्लॉयर सारे एम्प्लॉयज के लिए अपने यूनिफॉर्मली यानी सभी के लिए बराबर तरीके से कोई भी हेल्थ क्लब की फैसिलिटी, कोई भी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, दिस इज टू एनकरेज दी हेल्थ क्लब एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, अगर कोई कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज को बराबर सुविधा दे रही है हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स एंड सिमिलर फैसिलिटीज के लिए, अगर कोई एक्सक्लूसिव सुविधा किसी के लिए नहीं दे रही है, तो देन वी विल नॉट टैक्स इट एज ए परक्विजिट। उसके बाद 7 है द वैल्यू ऑफ बेनिफिट टू द एम्प्लॉई रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज बाय द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड ऑफ एनी मूवेबल एसेट। ऐसा अगर कोई बेनिफिट दिया जा रहा है एम्प्लॉय को कि कोई मूवेबल एसेट या उसके मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड को कि कोई मूवेबल एसेट है अदर देन द एसेट्स ऑलरेडी स्पेसिफाइड इन दिस रूल, जो दूसरे जैसे मोटर कार वगैरह ऑलरेडी स्पेसिफाई किए जा रहे हैं उनको छोड़ के हुए, और लैपटॉप और कंप्यूटर को भी छोड़ के, अदर देन द लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर, मतलब मोटर कार छोड़ दिया, लैपटॉप कंप्यूटर छोड़ दिया, और भी जितने मूवेबल एसेट अभी पहले रेफर किए गए हैं मान लीजिए उनको भी छोड़ दिया। ऐसा मूवेबल एसेट जो कि एम्प्लॉयर को बिलोंग करता है या एम्प्लॉयर ने हायर किया है, तो उसका जो बेनिफिट है शैल बी डिटरमिन्ड एट 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट, उसकी एक्चुअल कॉस्ट का 10%, और एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलती है, डेप्रिसिएशन हर साल माइनस करते हुए, और द अमाउंट ऑफ रेंट और चार्ज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, जो भी रेंट या चार्ज एम्प्लॉयर पे कर रहा है उसके लिए, एज द केस में भी एज रिड्यूस बाय द अमाउंट जो कि एम्प्लॉय से उसने रिकवर किया। यानी अगर कोई मूवेबल एसेट है जो कि या तो ओन कर रहा है और या फिर हायर करके प्रोवाइड कर रहा है, उसका जो बेनिफिट है वो अगर केवल एम्प्लॉय या मेंबर ऑफ हाउस होल्ड के यूज़ के लिए दिया जा रहा है और ये निजी यूज़ की बात हो रही है, तो ऑफिशियल यूज़ की बात नहीं होगी, तो उसका जो परक्विजिट कैलकुलेट किया जाएगा दैट विल बी 10% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। नाउ पॉइंट नंबर 8,
is that the value of benefit to the employee arising from transfer of any immovable asset belonging to the employer directly or indirectly to the employee or any member of his household shall be determined to be the amount representing the actual cost of such assets to the employer as reduced by the cost of normal wear and tear calculated at the rate of 10% of such cost for each completed year during which such asset was put to use by the employer, and as further reduced by the amount, if any, paid or recovered from the employee being the consideration for such transfer. यानी यदि कोई मूवेबल एसेट ऐसा है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर देता है, ये आप रख लो, तो उस केस में सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट उस एसेट की दी जाएगी, उसमें से उसका जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है 10% के रेट में हर साल के लिए उसमें से रिड्यूस करते जाएंगे जिन सालों में उसका इस्तेमाल में लाया गया था एम्प्लॉयर के द्वारा, और उसके बाद अगर एम्प्लॉय से खुद भी कुछ पैसा लिया जा रहा है तो वो भी रिड्यूस किया जाएगा, तब जाके उस बेनिफिट की वैल्यू मिलेगी जो कि जुड़ेगी उसके परक्विजिट्स में। बशर्ते ये कि अगर कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए जो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है उसको 50% के रेट पे कैलकुलेट किया जाएगा, 10% के रेट पे नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर वो एक मोटर कार है तो मोटर कार के केस में वो 20% के रेट पे कैलकुलेट किया जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब ये 100 रुपये का हुआ तो अगर मैंने 20% कम कर दिया पहले साल में तो 80 हो गया, तो अब अगले साल में 80 का 20% लिया जाएगा यानी 16 रुपये। तो इस तरह से हर साल जो है रिड्यूसिंग बैलेंस पे ये जो रेट है ये अप्लाई करेगा। अब पॉइंट नंबर 9 है कि द वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट, कोई भी और अगर बेनिफिट या अमेनिटी है, कोई सर्विस है, कोई राइट है, कोई प्रिविलेज है, which is provided by the employer shall be determined on the basis of cost to the employer under arm's length transaction। जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ती है आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन एज रिड्यूस बाय द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। आर्म्स लेंथ का मतलब कि 1 गज की दूरी से, कहने का मतलब ये कि जो भी एक फेयर प्राइस है, कोई मिली भगत में जो प्राइस तय नहीं हुआ या किसी मैनिपुलेशन में दो लोगों के पास आ जाने से तय नहीं हुआ और एक हाथ की दूरी से तय हुआ है, यानी कि जो फेयर प्राइस है, फेयर प्राइस का जो ट्रांजैक्शन है उस तरह से आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन प्राइस को कैलकुलेट करना होगा। और किसी भी और बेनिफिट या अमेनिटी के लिए जो यहाँ पे मेंशन नहीं भी की गई है, कोई भी राइट या कोई प्रिविलेज जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए दे रहा है या कोई भी और सर्विस दे रहा है जो यहाँ मेंशन नहीं है। और उसके बाद 8(1), so this is the rule 8, sub rule 8(1) of rule 3, and sub rule 8(1) says that for the purpose of sub clause 6 of clause 2 of section 17, the fair market value of any specified security, जहाँ पर 17(2)(6) में स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स की बात की गई है, जो कि एक इक्विटी शेयर है किसी भी कंपनी में, तो उस पर्पज के लिए जब फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी होगी ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, तो फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट में निकालनी पड़ती है जब ऑप्शन एक्सरसाइज करता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत। इट शैल बी डिटर्मिन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 2 and 3। ये फेयर मार्केट वैल्यू उस इक्विटी शेयर के लिए या उस स्वेट इक्विटी शेयर के लिए या उस स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के लिए जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी निम्नलिखित तरीके से 2 और 3 के हिसाब से। ऐसे केस में जहां पर उस डेट पर जब ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाता है, जो कंपनी का शेयर है वो अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो फेयर मार्केट वैल्यू वो होगी जो कि ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस उस तारीख का जो होगा उसका जो एवरेज प्राइस होगा, एवरेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन दैट डेट उस स्टॉक एक्सचेंज की। और बशर्ते ये कि जहां पर भी जो डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जब डेट आती है एक्सरसाइजिंग की ऑप्शन की, अगर वो शेयर लिस्टेड है एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजों पे, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको उस रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के ओपनिंग या स्टॉक क्लोजिंग प्राइस लेने होंगे जो कि ज़्यादा हाई वॉल्यूम उस शेयर में ट्रेडिंग की दिखा रहा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है ज़्यादा हाई वॉल्यूम। और प्रोवाइडेड फर्दर कि
जहां पर भी ऑन द डेट एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन देयर इज नो ट्रेडिंग, किसी भी रकम स्टॉक एक्सचेंज पे कोई भी ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है, कोई वॉल्यूम जीरो है, तो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए उनको क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर देना पड़ेगा। जो भी क्लोजेस्ट डेट है उस डेट से सबसे पास वाली डेट जब वो शेयर बिका होगा या खरीदा गया होगा, जो डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑप्शन से सबसे पास वाली डेट का लेना होगा और उसके पहले वाली डेट का लेना होगा। अगर उस डेट में भी नहीं बिका था तो उसका क्लोजिंग प्राइस लेना होगा। और जो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑन recognized stock exchange which records the highest volume of the trading in such share in the flow, अगर उसके एक दिन पहले वो 2 स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड था तो जो स्टॉक एक्सचेंज पे हायर वॉल्यूम था उसका क्लोजिंग प्राइस लेना होगा। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस नहीं दिया जा रहा। In a case where on the date of exercising of the option the share in the company is not listed on the recognized stock exchange, अगर डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग के ऑप्शन पे शेयर कंपनी में लिस्टेड नहीं है तो fair market value shall be such value of the share in the company as determined by the merchant banker। और अगर लिस्टेड ही नहीं है तो फिर मर्चेंट बैंकर जो है वो तय करेगा, मर्चेंट बैंकर तय करेगा स्पेसिफाइड डेट। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब रूल क्लोजिंग प्राइस डिफाइन किया गया है। क्लोजिंग प्राइस वो प्राइस होता है जो कि रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पे कि प्राइस लास्ट सेटलमेंट का होता है ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे, और जहां पर बाय और सेल प्राइस कोट कर रहा है तो क्लोजिंग प्राइस शैल बी द सेल प्राइस नॉट द बाइंग प्राइस, जो भी लास्ट सेटलमेंट का सेल। ऐसी मर्चेंट बैंकर की डेफिनेशन जो है वो सेबी एक्ट से दी गई है। जो ओपनिंग प्राइस है उसको भी डिफाइन किया गया उसी प्रकार से डिफाइन किया गया है जो उसके पहले सेल प्राइस को, क्लोजिंग प्राइस को। और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो है जो कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में इसका वर्णन है। और जहाँ तक स्पेसिफाइड डेट की बात आती है तो दैट इज द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑफ द ऑप्शन, या फिर वो डेट या फिर any date earlier than the date of exercising of the option, not being a date more than 180 days earlier than the date of exercising। और ऑप्शन एक्सरसाइज करने के 180 दिन पहले तक की कोई भी डेट भी स्पेसिफाइड डेट हो सकती है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 6 of clause 2 of section 17, the fair market value of any specified security not being an equity share in a company, अगर वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इक्विटी शेयर नहीं है कंपनी में, on the date on which the option is exercised by the employee shall be such value as determined by the merchant bank। तो चूंकि वहाँ वो कोई दूसरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, शेयर नहीं है, तो हो सकता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो वो मर्चेंट बैंकर भी उसको उसके रेट को तय करेगा। और ये रूल फोर्स में आया था 1 अप्रैल 2009 को। और कुछ इसमें डेफिनेशन है, इसमें ये मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड का डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार ये टर्म आ रहा है। मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड शैल इंक्लूड स्पाउस या स्पाउसेस, जहाँ पे एक से ज़्यादा अगर स्पाउस हैं तो, और चिल्ड्रेन एंड देयर स्पाउस, बच्चे और उनके स्पाउसेस, पेरेंट्स, सर्वेंट्स, डिपेंडेंट्स। तो काफ़ी विस्तृत डेफिनेशन है। जितने लोग घर में डिपेंडेंट भी रह रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे ना हो, सर्वेंट्स भी जो भी घर में हैं, वो घर में जो भी हैं, तो दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बी मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। सो दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अकोमोडेशन का मतलब क्या है? अकोमोडेशन कोई भी हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस या फार्म हाउस का पार्ट, या कोई होटल, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, कैरावान, मोबाइल होम, कोई शिप या दूसरा कोई फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। एंटरटेनमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? हॉस्पिटैलिटी ऑफ एनी काइंड, ये भी वाइड डेफिनेशन। एंड ऑल्सो एक्सपेंडिचर ऑन बिजनेस अदर देन फ्री सैंपल्स ऑफ द एम्प्लॉयर्स ओन प्रोडक्ट। कई बार एम्प्लॉयर्स अपने प्रोडक्ट के फ्री सैंपल लोगों को देते हैं तो वो शामिल नहीं होते हैं इसमें एंटरटेनमेंट में, लेकिन वैसे बिजनेस गिफ्ट है तो शामिल होगा। जैसे डॉक्टर्स को कोई मेडिकल कंपनीज है वो बिजनेस गिफ्ट देती हैं, एंड विद द एम ऑफ एडवर्टाइजिंग टू द जनरल पब्लिक। अगर अपने खुद के प्रोडक्ट के फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए दिए जा रहे हैं तो दैट इज नॉट इंक्लूडेबल। अगर वो एम्प्लॉइज को भी दिए जा रहे हैं तो दैट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द पर्पसेस। और होटल का मतलब है कोई भी लाइसेंस जिसके पास है होटल का,
जो कि मोटल के नेचर में भी हो सकता है, सर्विस अपार्टमेंट नेचर का भी हो सकता है, या कोई भी गेस्ट हाउस नेचर का भी हो सकता है। और रिमोट एरिया को भी डिफाइन किया गया। रिमोट एरिया मीन्स दैट जो कि 40 किलोमीटर दूर है ऐसे शहर से जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं है, जो कि पॉपुलेशन को लेटेस्ट पब्लिश्ड जो ऑयल इंडिया सेंसस के फिगर से लिया जा रहा है। और जहाँ पर भी सैलरी रहा है कि तो सैलरी वर्ड में वैसे तो सारे पे अलाउंसेस, बोनस और कमीशन जो मंथली पे वो शामिल होते हैं, जो कि अदरवाइज और एनी मॉनेटरी पेमेंट या कोई भी मॉनेटरी पेमेंट वगैरह शामिल होते हैं, चाहे किसी भी नाम से हो। लेकिन ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सैलरी के डेफिनेशन से यहाँ पे हटा दी गई हैं, जैसे डीए या डियरनेस पे। और कभी कभी क्या होता है, डीए एंटर्स इनटू द कॉम्पिटिशन ऑफ सुपर एडमिशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो तब वो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन वैसे हटाया जाएगा। एंड एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, वो भी हटाया जाएगा। अलाउंसेज विच आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स, जो भी अलाउंसेज पे टैक्स नहीं करना है वो भी हटाया जाएगा। एंड वैल्यू वो भी उसमें से हटा दी जाएगी। और कोई भी और एक्सपेंडिचर का पेमेंट जो कि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया है 17(2) के प्रोवाइजो के तहत, या उसके 3 के क्लॉज के तहत 17 के, या लमसम पेमेंट जो रिसीव किए गए हैं सर्विस के टर्मिनेशन पे, और जो ग्रेचुइटीज, सिवरेंस पे, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट बेनिफिट्स वगैरह पे किए जा रहे हैं, या मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग, या जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के जो अमाउंट है, ये सारे जो राशियां हैं ये भी उसमें से बाहर की जाएंगी जब सैलरी वर्ड को का कैलकुलेशन करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ these benefits, कैलकुलेशन ऑफ एमिनिटीज या कैलकुलेशन ऑफ द बेनिफिट्स। और उसके बाद एक और डेफिनेशन है मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। तो ये मंथली बैलेंस मीन्स एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग, कुल मिला के जो भी बचा हुआ बैलेंस है हर लोन का, यानी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर ईच लोन, यानी हर लोन पर ये वो जो भी मिनिमम राशि है वो अप्लाई करेगी। फॉर ईच लोन इज ए इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर। कुल मिला के सारे लोनों की राशि नहीं है, हर लोन पे एक मिनिमम राशि अलाउड है जो कि टैक्स नहीं होगी। So with those words, we come to the end of today's lecture, and thank you for joining us today.